हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल MV Academy एंड दिस इज़ योर मिथिलेश सर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका वेटेज जो रहता है एग्जाम्स में वो भी ज़्यादा रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर के हम जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बनाएंगे उन सारे वीडियो लेक्चर्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं बच्चों, तो आपको ये चैप्टर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब पहले तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। आप सबने मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों, जिसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों आप लोगों को समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा एक बार रिकॉल करता हूँ उन चीज़ों को। आप सबने क्या पढ़ा है कि 1820 में ओइस्टर्ड ने किसी कंडक्टर में करंट पास किया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब तक कंडक्टर में करंट पास हुआ और अपन उसके पास अगर एक मैग्नेटिक कॉम्पास को पास में लेके गए तो उसमें हमको डिफ्लेक्शन दिखा। मतलब ये कंक्लूजन हुआ कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो जब तक करंट होता है उस कंडक्टर में, वो कंडक्टर एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, क्योंकि उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है ड्यू टू मूविंग करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही जब ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट केम इनटू पिक्चर, मतलब जब हमको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट केम इनटू पिक्चर, तो कुछ लोगों ने उस टाइम पे, जो भी महान लोग थे, अब महान में आप सबको पता है कि क्या रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट थे वो इसका अपोजिट सोचना चालू किए। ठीक है, अब उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम करंट दे के मैग्नेटिज्म डेवलप कर सकते हैं तो क्या हम किसी मैग्नेट अवेलेबल से हम इलेक्ट्रिक करंट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और ये कंसेप्ट को लेकर के हमारा आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हर्ज ने, एंड देन फैराडेज, एंड देन देयर आर मेनी हु फॉलोड। ठीक है, अब एक एक करके हम चैप्टर में देखते जाएंगे बच्चों कि ये चैप्टर में क्या है। तो पहला चीज आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या रहता है, अगर हमारे पास कोई मैग्नेट हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स ये एक टर्म है जो आप लोगों ने सबने सुना होगा, इसकी जरूरत होगी यहाँ पे ये चैप्टर में। कहीं पे भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कितना नॉर्मली आपका फॉल हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है ना, कभी भी आप किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास में रिलेटिव मोशन क्रिएट करते हो। सपोज करो हमारे पास एक कॉइल है स्टूडेंट, सर्कुलर कॉइल, और हमारे पास एक बार मैग्नेट है, और अगर हम उनके बीच में रिलेटिव मोशन क्रिएट करते हैं तो उनके रिलेटिव मोशन को क्रिएट करने से क्या हो जाता है बच्चों, देयर इज सम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर वो बार मैग्नेट पास में है कॉइल के तो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा रिलेटेड टू द कॉइल, और वो अगर दूर होगा तो कम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा रिलेटेड टू द कॉइल। ठीक है, so the amount of magnetic flux related to the coil, if it is increasing or decreasing, that means it is changing. What is changing? Magnetic flux. तो कभी भी बच्चों जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इट प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है बच्चों, अब आगे थोड़ा देखिए बच्चों, आइए हम अगले हेडिंग पे चलते एक एक करके बच्चों। तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिखा है कि बाबा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, राइट। सो द फेनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग, बच्चों ध्यान से देखिएगा, द फेनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर और कंडक्टिंग कॉइल। किसी भी कंडक्टर में या कंडक्टिंग कॉइल में अपन कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट कर रहे हैं उसका जो फेनोमेना होता है, ड्यू टू व्हाट आई सेड, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से अगर हम किसी कंडक्टर या कंडक्टिंग कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट क्रिएट करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइए आगे चलते हैं। अब यहां देखिए मैंने क्या किया, देखो फैराडेज का एक बहुत पॉपुलर कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों, ध्यान से देखिए। ये आपका एक बार मैग्नेट है और ये मैंने एक कॉइल लिया हुआ है और उस कॉइल को मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करा है बच्चों। ठीक है, डिफ्लेक्शन देखने के लिए। अब ये जब बार मैग्नेट है ना, ये बार मैग्नेट को जब पास में लाया जाता है, ठीक है, अब पास में लाने से क्या होगा, देखो if I am bringing this bar magnet towards या if I am taking this bar magnet away, दोनों ही केसेस में there will be change in magnetic flux which will be associated with this coil। ये जो कॉइल है हमारा, इस कॉइल से जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है उसकी वैल्यू जो होगी वो कम ज्यादा होगी, मतलब चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से फर्स्ट पॉइंट क्या है, और मैंने आपको क्या बोला था कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमको क्या क्रिएट करता है, वो हमको ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से चलेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन अ मैग्नेट अप्रोचेज अ क्लोज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉइल इट प्रोड्यूसेस अ करंट इन इट, दिस करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। तो अगर हम इसको पास में लेके आते हैं तो इसके चेंज की वजह से क्या होता है, ये जो कॉइल है हमारा
इसमें ऑटोमेटिकली एक करंट डेवलप हो जाता है और ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। अगले पॉइंट पे आइए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। When the magnet is taken away, पहले हम पास में ला रहे थे, अब जब हम दूर लेके जाएंगे, a current is again produced but in the opposite direction with respect to the induced current। तो बच्चों क्या हुआ, पहले वाले केस में जब हम टूवर्ड्स लेके आ रहे हैं तो मान लीजिए अगर वो क्लॉकवाइज है, तो जब हम दूर लेके जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में या तो आप पास में ला रहे हो या तो आप दूर लेके जा रहे हो, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बट द डायरेक्शन विल बी रिवर्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए। अब इफ इंस्टेड ऑफ मैग्नेट, अब अगर मैग्नेट को हम छोड़ देते हैं स्टेशनरी और अब हम कॉइल को मूव करते हैं, सो नाउ द कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट और अवे फ्रॉम इट। तो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट केस में हमने कॉइल को स्टेशनरी रखा, हम बाहर मैग्नेट को पास या दूर मूव कर रहे थे। अब फिर हमने थर्ड केस में अब क्या किया बच्चों, हमने अभी अगले वाले केस में क्या किया कि अब मैग्नेट को हमने वैसे ही रख दिया और कॉइल को हम दूर या पास लेके जा रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे वापस कि जब ये ऐसा होगा तो एक बार कॉइल में करंट क्लॉकवाइज डेवलप हो रहा है तो अगली बार कॉइल में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होगा बच्चों। ठीक है, सो मैंने अगला पॉइंट क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्पीड ऑफ कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट। स्पीड कैसा है वो डिसाइड करेगा कि हमारा इंड्यूस्ड करंट जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी। बहुत ज्यादा स्पीड होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होगा और बहुत कम स्पीड होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम होगा। ठीक है बच्चों, द इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्ट सो लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन। तो जब तक आप रिलेटिव मोशन क्रिएट करोगे बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट तो आपका ये इंड्यूस्ड करंट रहेगा। जैसे ही आप रिलेटिव मोशन बंद कर दोगे बच्चों, इसका जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है वो गायब हो जाएगा। अब मैंने जो भी पॉइंट आपको पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 6 डिस्कस किए फॉर दिस कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट बच्चों, यही सेम चीज जो है वो टू कॉइल्स विद देयर प्लेन्स फेसिंग ईच अदर, दो अगर कॉइल लेते हैं और दोनों का प्लेन जो है वो अगर एक दूसरे को फेस कर रहा होता है तो पॉइंट 1 से पॉइंट नंबर 6 तक अपन ने जो कुछ भी भरा ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो उन पे भी अप्लाई होंगे। तो मैंने अगले पेज में एक ड्राइंग बना दिया बच्चों आपके लिए, देखिए ध्यान से। सो ये आपका कॉइल 1 है, ये आपका कॉइल 2 है। अगर आप कॉइल 1 को इसके पास में लाते हो या कॉइल 2 के इसके पास में लाते हो या दूर लेके जाते हो तो जो भी मैंने पॉइंट 1 टू पॉइंट 6 का कंसेप्ट आपको समझाया बच्चों, ये सेम चीज जो रहता है हमको कॉइल 1 और कॉइल 2 के बीच में भी अप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नाउ पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बच्चों फैराडेज लॉ और लेंस लॉ, ये दो लॉ जो रहते हैं ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स और एग्जाम्स में बहुत बारी पूछा गया। ठीक है, सो पहले हम आते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। बच्चों मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने आपको डेफिनेशन समझाते टाइम पे बोला कि कभी भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो एक ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है, जिसको हम इंडक्शन बोल रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ देखिए बच्चों क्या है, फैराडे का फर्स्ट लॉ वही बोलता है कि whenever there is a change in magnetic flux associated with a coil an EMF is induced in the coil। तो जब कभी भी आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करोगे स्टूडेंट्स, आपको EMF या करंट इंड्यूस मिलेगा, कहां पे, कॉइल में। और इस लॉ को हम एक क्वालिटेटिव लॉ बोलते हैं, इस लॉ को हम क्वालिटेटिव लॉ बोलते हैं एज इट इंडिकेट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंड्यूस्ड EMF। खाली कैरेक्टरिस्टिक बताता है बच्चों। ठीक है, अब आइए अगले लॉ पे। फैराडेज के दो लॉज थे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट लॉ मैंने आपको बताया, ये खाली क्या बताता है आपको कि होता है क्या, ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट होता है। अब सेकेंड लॉ देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड लॉ क्या बताता है कि कितना, मैंने आपको फर्स्ट लॉ में क्या समझाया, फर्स्ट लॉ खाली बोलता है कि बाबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है या करंट इंड्यूस होता है, पर कितना होता है। अगर क्वांटिटी की बात करेंगे, ये लॉ हमको क्वांटिटी के बारे में बताता है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, सेकेंड लॉ क्या बोलता है स्टूडेंट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ही बड़ा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है, सो इट इज नॉन एज क्वांटिटेटिव लॉ। मैंने पहले ही समझा दिया आपको, क्योंकि ये क्वांटिटी बताता है एज इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है बच्चों, अब आइए सेकंड लॉ के कुछ एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इमेजिन करिए कि मान लीजिए फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल एट एनी इंस्टेंट या टाइम टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हम सेकंड लॉ के हिसाब से जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसीलिए मैंने लिखा है E इज इक्वल टू के डी फाई बाई डी टी, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं EMF
आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, आपका टाइम, अगर ये तीनों को मैंने सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर किया तो k का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स वो 1 होता है। तो अगर इस इक्वेशन में मैंने k के जगह पे 1 पुट कर दिया तो मुझे बच्चों क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू d∅/dt। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। आगे चलिए, अब हम फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को अगर कंबाइन कर दे बच्चों, मैंने बोला एक में अगर करंट क्लॉकवाइज है तो दूसरे में करंट जो रहता है वो एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने आपको फैराडे के एक्सपेरिमेंट वाले में समझाया था, तो उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू -d∅/dt। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फॉर अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ n टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल के तो हम इसी फॉर्मूले को बच्चों n लगा देंगे, तो E हो जाएगा -n d∅/dt। ठीक है बच्चों, और इसको हम बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज फ्लक्स रूल। अभी जो मैंने बोला आपको, इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स रूल। तो फ्लक्स रूल अगर सिंगल कॉइल है E इक्वल टू -d∅/dt, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है E इज -d∅/dt। खाली मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करोगे तो E इज इक्वल टू d∅/dt। ठीक है बच्चों, आइए अगले पेज में चलते हैं। तो ये मैंने ध्यान से आपको बता दिया, इन ऐसा यूनिट E जो रहता है EMF, ये किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में, और d∅/dt जो रहता है वो किस में मेजर होता है, वेब पर सेकेंड में। ठीक है बच्चों, आइए अगले पेज में चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगला जो लॉ है अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेंस लॉ। अब देखो बच्चों, लेंस लॉ क्या बोलता है, ध्यान देना, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। पहला वाला जो लॉ था फैराडे का वो बोला कि व्हेनेवर देयर इज चेंज EMF इंड्यूस्ड। दूसरा लॉ बोला कि कितना होता है मैग्नीट्यूड। लेंस लॉ जो है ये डायरेक्शन बताता है इंड्यूस्ड करंट का। ठीक है, तो अब ध्यान देना, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट। तो जो इंड्यूस्ड करंट होता है ना बच्चों, उसका डायरेक्शन इस तरीके से होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इंड्यूस्ड करंट की वजह से, वो अपोज करेगा टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इंड्यूसेस द करंट। मतलब क्या हुआ बच्चों, एक बार ध्यान से समझिएगा, मैं जब रिलेटिव मोशन कर रहा हूं बच्चों तो उससे क्या हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, और वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से हमको करंट इंड्यूस हो रहा है। लेकिन एक बार कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया तो जिसकी वजह से, किसकी वजह से, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट, जिसकी वजह से इसका इंडक्शन हुआ करंट का, ये उसको अपोज करने लगता है। मतलब ये क्या अपोज करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट इंड्यूस हुआ था, एक बार इंड्यूस हो गया स्टूडेंट्स तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को ही ये जो इंड्यूस करंट है ये अपोज करेगा। तो डायरेक्शन इस तरीके से रहता है कि ये EMF जो हमारा डेवलप होता है, इंड्यूस्ड EMF, ये इंड्यूस्ड जो आपका करंट या EMF बोलो आप, इसका डायरेक्शन इस तरीके से होता है कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ये डेवलप हुए हैं, ये बाद में उसी चेंज को अपोज करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए अगले पेज में चलते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट्स। अब एप्लीकेशंस ऑफ लेंस लॉ, बच्चों ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन ऑफ लेंस लॉ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, तो वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक्सप्लेन हाउ मैग्नेट्स मोशन क्रिएट्स अ मैग्नेटिक डाइपोल इन द कॉइल। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये समझा दिया था, एक बार हम देखते हैं ध्यान से। एक बार मैग्नेट है बच्चों, ये आपका एक कॉइल हो गया यहाँ पे जो मैंने बनाया है। अब ये बार मैग्नेट को मैं एक बार पास में लेके आ रहा हूँ और एक बार मैं दूर में लेके जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो जब आप इसको पास में लेके आओगे क्या होगा स्टूडेंट्स, लेंस लॉ के हिसाब से, पहले फैराडे के लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा कि इसके पास में लाने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये जो कॉइल में करंट इंड्यूस होगा ना, उसको मैंने दो तरीके से दिखाया बच्चों, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ध्यान देना। तो जब मैं इस बार मैग्नेट को पास में लेके आ रहा हूँ, जो फेस कॉइल की तरफ है वो कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। तो जब ये पास में आएगा, इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि ये इसको एक बार करंट डेवलप होने के बाद अपोज करे। अब ये कब अपोज करेगा इस बार मैग्नेट को, जब इसका फेस टुवर्ड्स दिस विल बी अ नॉर्थ पोल। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। और अगर ऊपर वाला फेस नॉर्थ पोल होना है तो करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉइल है इसके आजू बाजू में मैंने दो सर्कल बनाए, ये बच्चों दो केसेस के लिए है। जब हम बार मैग्नेट को पास में लेके आते हैं, ऊपर वाला फेस जो रहता है वो नॉर्थ पोल होना चाहिए और पीछे वाला फेस जो है वो साउथ पोल होना चाहिए। इसीलिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाया है। कब, जब बार मैग्नेट पास में आता है, कॉइल में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये वाला फेस नॉर्थ हो जाता है, नीचे वाला साउथ, तो ये इसको अपोज करने लगेगा। लेकिन अगर दूसरे कंडीशन में जाते हैं बच्चों, अगर मैं इस बार मैग्नेट को दूर लेके जाता हूं, तो अगर ये बार मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होने के बाद ये उसको दूर जाने नहीं देगा। अब दूर जाने नहीं देगा मतलब इसका पोल कैसा होना चाहिए ताकि वो इसको अट्रैक्ट करे।
तो अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे पोल कौन सा बनना चाहिए, साउथ पोल। इसीलिए बच्चों अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो कॉइल में मैंने करंट कैसा दिखाया है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब सामने वाला पोल जो है वो साउथ पोल, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई। एक बार थ्योरी आप देख लीजिए बच्चों, फटाफट हम देख लेते हैं। तो मैंने जो आपको समझाया मैंने वही लिखा है, कंसीडर नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स कंडक्टिंग लूप, एज द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स लूप अ करंट इज इंड्यूस्ड, द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक डायपोल, करेक्ट। द डायपोल इज ओरिएंटेड इन सच वे दैट इट अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट। इसके लिए क्या होगा, द लूप्स नॉर्थ पोल मस्ट फेस द अप्रोचिंग नॉर्थ पोल। आपको बताया नॉर्थ नॉर्थ जो है वो रिपेल करेंगे, और इसीलिए हमारा जो करंट है, ध्यान से देखना बच्चों, इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज ड्रॉन इन फिगर। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, नॉर्थ पोल जो है उसको साउथ पोल आना चाहिए, क्योंकि उसको अट्रैक्ट करना है। आप इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से बाद में बच्चों। तो इससे मैंने बोला कि इंड्यूस्ड करंट जो रहता है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों। ना लेंस लॉ के ऊपर है ना बच्चों, लेंस लॉ के ऊपर टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया बच्चों, आपसे टीचर क्या पूछ सकते हैं, स्टेट लेंस लॉ एंड राइट एनी वन एप्लीकेशंस, या स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंस लॉ। सेकंड क्वेश्चन में आपका ऐसा रहेगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना, एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंस लॉ एक हेडिंग है, और इसका क्वेश्चन कैसा होगा, ध्यान दो, एक्सप्लेन लेंस लॉ इन द लाइट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एक्सप्लेन लेंस लॉ, हमको लेंस लॉ एक्सप्लेन करना है, लेकिन किसके लाइट में, इन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब ध्यान देना बच्चों, इंड्यूस्ड करंट इज कॉज्ड बाय, इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से होता है, द मोशन ऑफ अ कंडक्टर वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्टेशनरी सर्किट। ये दोनों में से कुछ भी होगा तो हमको इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। फर्स्ट केस में स्टूडेंट्स ध्यान देना, फर्स्ट केस में द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द मूविंग कंडक्टर इज सच दैट द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट या फोर्स exerted on the conductor by the magnetic field is opposite to the direction of its motion। तो मोशन के अपोजिट होना चाहिए ताकि वो उसको अपोज करे। इसके एग्जांपल हमने ऑलरेडी पिछले वाले क्वेश्चन में कर लिए बच्चों। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होता है। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। लेकिन सेकंड केस में, इन द सेकंड केस द करंट सेट्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ओन व्हिच विद इन द एरिया बाउंडेड बाय द सर्किट इज ए अपोजिट टू द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड इफ द फील्ड इज इंक्रीजिंग। तो अगर फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो उसके अपोजिट होना चाहिए, और अगर फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हेंस इट इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज अपोज्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट, और इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि लेंस लॉ फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बच्चों ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इफ एन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन अ सर्किट, अगर एक इंड्यूस्ड करंट किसी सर्किट में फ्लो करता है इन सच अ डायरेक्शन दैट इट हेल्प्स द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, तो मान लो कि जिसकी वजह से ये बन रहा था, करंट का डायरेक्शन इस तरीके से हुआ कि वो उसको हेल्प करने लगे जिसकी वजह से ये बन रहा है, तो क्या होगा बच्चों, देन इट कैन बी फाउंड दैट इंड्यूस्ड करंट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स वुड लीड टू एन इनफाइनाइट ग्रोथ। दोनों बढ़ने लगे, कितना बढ़ेंगे, इनफाइनाइट ग्रोथ होगा उनका। द इंड्यूस्ड करंट वंस स्टार्टेड फ्लोइंग इन द लूप वुड कीप इंक्रीजिंग इनडेफिनेटली, तो इनडेफिनेटली वो बढ़ता जाएगा, और उससे क्या होगा, दे विल प्रोड्यूस जूल हीटिंग एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, बिना कुछ किए। तो हम बोल सकते हैं कि ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा, और सेल्फ सस्टेनिंग होने से वो क्या कर देंगे बच्चों, दे विल वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि होना पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स। हमारा फिजिक्स जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सस्टेन करना ही चाहिए। तो इन दिस केस हम क्या लिखेंगे, हेंस लेंस लॉ इज अ नेसेसरी कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नेसेसरी है कंसिक्वेंस मेंटेन करना। ठीक है बच्चों, द अपोजिंग सेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज वन मैनिफेस्टेशन ऑफ अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ लेंस लॉ। तो लेंस लॉ का एक जनरल स्टेटमेंट आप इस तरीके से सोच सकते हो बच्चों, एवरी इफेक्ट ऑफ इंडक्शन, कोई भी इंडक्शन का इफेक्ट जो रहता है, इट एक्ट्स इन अपोजिशन टू द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। तो इंडक्शन का कोई भी इफेक्ट जो रहता है वो हमेशा अपोजिट होता है उस कॉज के जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट जनरल स्टेटमेंट दैट वी ऑल हैव टू रिमेंबर। ठीक है बच्चों, सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया लेंस लॉ के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन जो लेंस लॉ के ऊपर बच्चों पूछ सकते हैं आपसे टीचर्स, हेडिंग दिया हुआ है लेंस लॉ एंड फैराडेज लॉ, मतलब एक्सप्लेन हाउ लेंस लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड इन फैराडेज लॉ। ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टूडेंट्स, ई का फॉर्मूला क्या है, -d∅dt। अब मान लो, कंसीडर दैट एरिया वेक्टर ए वेक्टर ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप इज फिक्स्ड। मान लो जो एरिया वेक्टर है लूप का वो परपेंडिकुलर है और फिक्स है,
और वो ओरिएंट कर रहा है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0। तो द मैग्नेटिक फील्ड बी इंक्रीजेज विथ टाइम, धीरे धीरे वो इंक्रीज करने लगेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा। अब बाय डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ई का फॉर्मूला क्या था, डी फाई बाई डी टी, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर साइन कंसीडर करेंगे तो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, फाई के जगह पे मैंने बी डॉट ए लिखा। ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। हमने अभी अभी बोला कि थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, कॉस 0 1, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, खाली बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड। एरिया कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया, तो हम लिख सकते हैं माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे एरिया तो पॉजिटिव है और डी वी वेक्टर अपॉन डी, सिंस ये मॉड वैल्यू है ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव, पर ये माइनस साइन लगा हुआ है, मतलब आपका आर एच एस क्या हो गया, नेगेटिव। अब आर एच एस नेगेटिव हो गया, मतलब आपका एल एच एस भी निगेटिव होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब इससे क्या होगा, ध्यान से देखो, द स्क्रू ड्राइवर रूल जो है वो फिक्स करता है पॉजिटिव सेंस ऑफ सर्कुलेशन अराउंड द लूप एज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये फिक्स कर दिया उसने। तो एज द सेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज एंटी क्लॉकवाइज, करंट जो है लूप में वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो नेगेटिव है। सो LHS ऑफ इक्वेशन 2 इज इंडीड अ नेगेटिव क्वांटिटी इन ऑर्डर टू बी इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों। इसलिए हमने लिखा है हेंस द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी इनकॉर्पोरेट लेंस लॉ इनटू फैराडेज लॉ, और इसीलिए हम ये माइनस साइन जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट्स। आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटली थियरी हेडिंग है, फ्लक्स ऑफ द फील्ड। देखिए ध्यान से, फील्ड का फ्लक्स। अब इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों, प्रूफ दैट मैग्नेटिक फ्लक्स वेरीज विथ अ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये चेंज इन एरिया पे ही वेरी कर जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इवन इफ द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो तो भी मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेरी करेगा अगर एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, पहला ड्राइंग देख लीजिए बच्चों। एक मैंने बड़ा सा सरफेस एरिया लिया है एस वेक्टर, और उसका छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में कट कर दिया, और उसका एक छोटा सा एलिमेंट डी ए वेक्टर मैंने बच्चों यहाँ बनाया हुआ, ध्यान दीजिएगा। सो कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए वेक्टर, द डायरेक्शन असाइंड टू दिस एलिमेंट ऑफ एरिया इज सच दैट if the curve bounding the area is traversed in the direction of the arrow then the normal comes out of the plane of the paper। तो मैंने यहाँ पे ये जो डायरेक्शन दिखाया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है। तो जब हम ये डायरेक्शन लेके जा रहे हैं तो हमारा जो इसका जो परपेंडिकुलर है नॉर्मल जो है बच्चों, वो कैसा होगा, इट विल बी अ परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेपर। तो ये परपेंडिकुलर होगा ना हमारी तरफ होगा बच्चों, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विथ राइट हैंड स्क्रू रूल बच्चों, ठीक। आइए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो फॉर एन एलिमेंट डी ए वेक्टर एरिया हम डी फाई क्या लिख सकते हैं, फाई होता है बी इंटू, हमको एरिया कम है, मतलब हम डी फाई क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर और डी ए वेक्टर। ये ऐसा बन गया, वह थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी ए वेक्टर। अब अगर अपने को टोटल फ्लक्स चाहिए बच्चों तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे एस वेक्टर को डी ए वेक्टर के छोटे छोटे एलिमेंट्स में हमको ये करना पड़ेगा और सबका फ्लक्स निकाल के और सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये मैंने लिखा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दी फ्लक्स पासिंग थ्रू एस फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब आपको क्या बोला है, अगर मान लो सिंस मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट चेंजेस विथ टाइम, तो अगर टाइम के साथ भी अगर ये चेंज हो रहा है तो फ्लक्स जो है उसका फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, फ्लक्स इज नथिंग बट फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बिकॉज इट इज चेंजिंग, और ये हो जाएगा ऐसा बिकॉज बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और फैराडे लॉ क्या स्टेट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, इज माइनस डी फाई बाई डी टी, और मैं डी बाई डी टी वैसे ही रखता हूँ और फाई के जगह पे ये इक्वेशन डाल देता हूँ बच्चों, तो हमको ये इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। अब ये इक्वेशन हमको क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से देखना एक बार। इक्वेशन 1 shows that even if b does not change, अगर हमारा b का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मेरा b का वैल्यू कांस्टेंट है, अगर चेंज नहीं होता है तो भी मेरा ईएमएफ या मेरा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्यों, किसकी वजह से, चेंज इन एरिया की वजह से, डी ए वेक्टर की वजह से। तो वही बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है कि इक्वेशन 1 shows that even if b does not change with time flux may still vary if the area as changes with time। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा सबको स्टूडेंट्स। आइए अगले पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। अगला हेडिंग जो है वो आपके सामने दिख रहा है, ये क्या है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्टूडेंट्स। अब इसके ऊपर है ना हमारे पास 2 क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों, 2 अलग अलग हेडिंग में, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला हेडिंग है आपका ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर। अब इसमें क्वेश्चन क्या रहता है, प्रूफ दैट फॉर एनी सर्किट हुज पार्ट्स मूव इन अ फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द सर्किट। सो सर्किट का शेप कुछ भी हो,
जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है वो क्या रहता है, इट इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अब इसको समझेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या लिखा हुआ है, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर PQRS ऑफ एरिया LX सिचुएटेड इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। तो इसका ड्राइंग पहले देख लेते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये इमेजिन करिए कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो परपेंडिकुलर एंड इनसाइड जा रहा है। ठीक है, PQRS हमारा फ्रेम हो गया। ठीक है, और L जो है ये लेंथ है, Q जो है वो आपका विड्थ है, तो एरिया जो अंदर है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, LX। ठीक है, अब जो वायर QR है आपका, ये अगर V वेलोसिटी से मैं मूव करता हूं ताकि X की वैल्यू बढ़े, तो जो एरिया ऑफ लूप है वो भी इंक्रीज होगा बच्चों, और इसीलिए फ्लक्स भी मेरा इंक्रीज करेगा, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो है ये पर्टिकुलर एरिया से पास करेंगे जैसे जैसे टाइम चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू फ्लक्स रूल स्टूडेंट्स, हमने फ्लक्स रूल में क्या पढ़ा हुआ है कि इंड्यूस जो है ईएमएफ होगा कब, जब आपका रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय मॉड ई इज डी फाई बाई डी टी, पर फाई यहाँ पे क्या है, फाई जो है एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो कौन सा एरिया है, ए जो है वो LX के बराबर है, तो मैंने फाई को BA लिखा, और मैंने फिर ध्यान देना फाई को मैंने BA लिखा, और एरिया किसके बराबर है, LX के। तो अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, उसमें मैं फाई की जगह पे क्या डाल दूंगा, BLX। ध्यान से देखिए, अगले पेज पे आइए बच्चों, यहां लिखा देखिए E इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फाई BLX, B कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, बाहर चला गया तो ये हो गया dx अपॉन dt, एंड दिस इज dx अपॉन dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों, अगर मैं वायर QR को आगे की तरफ मूव कर रहा हूं, सो चार्ज Q विच इज कैरिड अलोंग बाय द मूविंग वायर QR अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर चार्ज जो है वो कैरिड होगा। इट एक्सपीरियंसेस अ लॉरेंज फोर्स, और लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, F वेक्टर इज Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या हो जाएगा, QVB साइन थीटा। बच्चों ध्यान से सुनना, फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, क्यों सर, क्योंकि इसका V और B जो है वो कांस्टेंट है अलोंग द लेंथ, और बाकी सब जगहों पे ये 0 है, क्योंकि V का वैल्यू 0 है स्टेशनरी फ्रेम पे। सो व्हेन द चार्ज Q मूव्स अ डिस्टेंस L, अगर मेरा चार्ज Q जो है वो डिस्टेंस L मूव करता है अलोंग द वायर, द वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन इज F इनटू L। F की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से बच्चों, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा है, सो F की जगह पे मैंने QVB साइन थीटा लिखा इनटू L, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड V वेक्टर। अगले पॉइंट में देखेंगे बच्चों। अब देखिए EMF क्या रहता है बच्चों, EMF रहता है E इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क हमको क्या मिला था, QVB साइन थीटा अपॉन L, और ये है Q और Q कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास बच गया E इज इक्वल टू VB साइन थीटा इंटू L। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा मैक्सिमम EMF मुझे मिले, तो मैक्सिमम EMF के लिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1, तो मैंने लिखा है E max इज नथिंग बट BLV, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों एक बात देखिए, इक्वेशन 1 ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 क्या था, BLV, इक्वेशन 3 क्या मिला, ये भी मेरे को BLV। तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, hence from equation 1 and equation 3 we prove that for any circuit whose paths move in a fixed magnetic field, जो induced EMF होता है it is the time derivative of flux regardless of the shape of circuit। तो सर्किट का शेप क्या है उसे कुछ मतलब नहीं है हमको, हमारा जो induced EMF होगा it is time derivative of flux। आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आपको। अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। अगला हेडिंग जो है ये होता है मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार। अब बच्चों इसका ड्राइंग पहले समझ लीजिए, ये एक बार है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे पिवोट किया है मैंने, ठीक है। अब ये पिवोट किया है तो बच्चों ये कैसे घूमेगा, देखो ये इसके क्रॉस ऐसे घूमेगा बच्चों, ध्यान देना, ये ऐसे घूमेगा बच्चों, ये देखो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये मैंने डायरेक्शन दिया हुआ है, तो ये डायरेक्शन में बच्चों ये समझो ये इस पॉइंट पे पिवोट किया हुआ है, तो ये इसके क्रॉस जो है ये पूरा रोटेट करेगा। अब अगर ये पूरा लेंथ जो है इसका L है, तो मैंने क्या किया, R डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया, और ये पूरे वायर को आप ऐसे छोटे छोटे से मल्टीपल एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये देखो मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया हुआ है, इट इज परपेंडिकुलर एंड गोइंग इनसाइड स्टूडेंट्स। V आपको वेलोसिटी है कि मैं ये किस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। बच्चों अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पेज पे आइए, तो मैंने यहाँ पे पहले थ्योरी लिख दिया बच्चों की, कंसीडर कंडक्टिंग बार रोटेटिंग अराउंड अ पिवोट एट 1 end, ठीक है। Now consider a small segment dr at a distance r from pivot moving with velocity b vector in a magnetic field b vector
एंड हैज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड इन इट, क्योंकि वो मूव कर रहा है तो ये ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि उसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है बच्चों। अब देखना, ध्यान देना, ये जो स्मॉल सेगमेंट था मेरा डी आर, उसके लिए जो ईएमएफ होगा उसको भी मैं स्मॉल लिखूंगा, तो मेरा जो स्मॉल ईएमएफ डी होगा उसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान देना। अभी अभी हमने पढ़ा था ई होता है बी एल वी, पर यहाँ पे ई छोटा है इसलिए मैंने लिखा है डी ई, और यहाँ पे एल जो है वो पूरा एल नहीं लेके क्या किए हैं, एल को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, और हम अभी डी आर के लिए लिख रहे हैं, तो मेरा डी कितना हो जाएगा, बी वी इंटू डी आर, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों। अब द टोटल ईएमएफ इन द रोटेटिंग रॉड, अगर टोटल ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितने डीआर हैं सारे डीआर के सारे ईएमएफ का वैल्यू को हमको ऐड करना पड़ेगा, और वो सारे सीरीज में है बच्चों। तो जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ है रोटेटिंग रॉड का वो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, दिस इज नथिंग बट ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई, और हमको डीआर जो है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके एल तक। सो ई इज इक्वल टू 0 टू एल, डीई क्या था फ्रॉम इक्वेशन 1, इट इज बी वी डी आर, बी को वैसे ही रखा, और आपको पता है सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मैंने पुट कर दिया, b और ओमेगा दोनों कांस्टेंट है, बाहर चले गए, इंटीग्रेशन में क्या बचा, 0 टू एल आर डी आर, आर का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और आर रेस टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, आर रेस टू 2 अपॉन 2, ठीक है, लिमिट हो गया एल टू 0 या 0 टू एल, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब एक बार मैं एल पुट करूंगा यहाँ पे, और माइनस एक बार मैं 0 पुट करूंगा यहाँ पे, तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, यानी मेरा ईएमएफ मुझे क्या मिल गया बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटेटिंग रॉड के लिए, इट इज नथिंग बट ई इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया स्टूडेंट्स। हम अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ और डेरिवेशंस और कंसेप्ट्स पढ़ेंगे बच्चों। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया स्टूडेंट्स आज का, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।